नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं विधान लॉ क्लासेस। दोस्तों, एमपीपीएससी का जो एडीपीओ एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉडल पेपर आपको बनाया हुआ है। ये एक फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें जो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने सम्मिलित किया है और इस 50 क्वेश्चन से करीब 250 क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करते हैं। तो बिना समय गवाए अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्वाचन आयुक्त का काम क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है भारत में निर्वाचन को संपन्न कराना। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार जी हैं। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। राजीव कुमार जी जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसी के साथ साथ कुछ और ऑप्शन जैसे इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है वर्तमान में? ये हैं भारत के सीएजी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? सीएजी हैं वर्तमान में, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको अपन कैग के नाम से भी जानते हैं, सीएजी। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है वर्तमान में? सीएजी ऑफ इंडिया, कैग। और जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और धनंजय वाई चंद्रचूड़ ये वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे अगला देखते हैं, तबलीगी इज्तिमा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो तबलीगी इज्तिमा का मेला मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित होता है प्रतिवर्ष। तबलीगी इज्तिमा का मेला मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में जिनका जन्म नहीं हुआ है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल जो साउथ इंडिया, HD देवेगौड़ा साहब, मनमोहन सिंह जी जो हैं वो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पंजाब वाला इलाका पाकिस्तान का, वहाँ पे जन्म हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि ग्वालियर में जन्मे थे मध्य प्रदेश के और भारत के प्रधानमंत्री रहे, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो जैसे कि ये नाम से दिए गए हैं, तो राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों? ये है भोपाल में। राजा भोज हवाई अड्डा है भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है इंदौर में। और यहाँ पे दो और मैं आपको बता दूं, जबलपुर हवाई अड्डे को हम बोलते हैं डुमना एयरपोर्ट। डुमना एयरपोर्ट या डुमना जो गांव है जहाँ पर ये हवाई अड्डा है उसका नाम डुमना है, उस नाम से भी प्रचलित है, डुमना हवाई अड्डा। ठीक है। और ग्वालियर के हवाई अड्डे को बोलते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा। तो प्रश्न है अपना इसमें, ये आप याद रखिएगा, इंदौर से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। और एमपीपीएससी में 2021 में प्रश्न आया था, एमपीपीएससी 2021 में प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा जो है फ्री में, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मध्य प्रदेश का? तो इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था क्योंकि कहीं कहीं आपको राजा भोज हवाई अड्डा भी इंटरनेशनल लिखा हुआ मिलेगा, देवी होलकर भी लिखा मिलेगा, है ना। मगर अभी वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है वो केवल इंदौर से संचालित हो रही हैं, अन्य किसी जगह पे इमिग्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है इंदौर के अलावा। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौन सा है। तो वर्तमान में तो केवल इंदौर है, मगर एमपीपीएससी ने इस किसी भी प्रकार के प्रश्न को आया था मगर उसको कैंसिल कर दिया, प्रश्न का सही उत्तर नहीं माना विवाद की स्थिति बनने के कारण। तो ये प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा। तो वो अगर व्यस्तता के हिसाब से हम देखें तो इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर जो हवाई अड्डा है वो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम सहाय पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राम सहाय पांडे का संबंध है दोस्तों राई नृत्य से। राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी हैं और
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में कुछ एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन आ भी चुका है ना। मध्य प्रदेश के सागर जिले से इनका संबंध है और ये राई नृत्य के लिए इनको मिला है अभी पद्मश्री अवार्ड, है ना। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से इनका संबंध है। राम साहेब पांडे जी, राई नृत्य इनके, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राई नृत्य। और जो राई नृत्य है वो बेड़िया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें कि बेसिकली होता क्या है, राई में जो गायक है, गायन करने वाला व्यक्ति है, और जो नृत्य करने वाली नृत्यिका है, बेड़नी जिसको बोलते हैं, गायन और नृत्य करने वाले, इनके बीच जो है वो एक प्रकार का आपस में कहा जाए तो एक लड़ाई जिसको अपन बोलते हैं, या कहेंगे उनमें प्रतिस्पर्धा, जिसको हम सही शब्द यूज करेंगे, प्रतिस्पर्धा होती है गायन करने वाले व्यक्ति के बीच में और नर्तकी के बीच में, और उसी के बीच में डांस चलता है। और इसी बीच में जो गैप होता है उसको बोला जाता है स्वांग। उसमें अलग अलग स्टोरियाँ बना के बोली जाती हैं, स्वांग। इसलिए कभी कभी इसका हम आप नाम सुनते हैं राई स्वांग। और दोस्तों इसको एक चीज़ और याद रखना, राई सॉन्ग बेसिकली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। राई सॉन्ग कहाँ का है? बुंदेलखंड का ये नृत्य है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम साहेब पांडे का संबंध किससे है? राई नृत्य से है। इनको हाल ही में 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है ना। और ये राई नृत्य में सागर जिले से संबंधित है, और राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड का नृत्य है। इसके बाद भोपाल गैस त्रासदी अभी 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में ये घटना घटी। भोपाल गैस त्रासदी की 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी जब भोपाल के में ये घटना घटी, गैस त्रासदी की 1984 में। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सुशासन दिवस। तो यहाँ हम एक एक करके बात करेंगे अलग अलग दिवसों की। एक, क्योंकि ये जनरली देखा गया है एमपी व्यापम के पेपर में कि एक जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दिवसों को लेकर भी, है ना। व्यापम के एग्ज़ाम हो या पीएससी का जो एग्ज़ाम हो, लग संभवतः एक दिवस पूछने का वो प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें 25 जनवरी की, 25 जनवरी क्या है दोस्तों? 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखिएगा, शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। और 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर दिवस। अब इनके बारे में हम बात करें, जैसे कि 25 जनवरी को पहला मतदान हुआ था भारत में, उसके कारण ये बनाया जाता है। और मतदान, चुनाव आयोग का गठन जो हम देखेंगे वो होता है 25 जनवरी के दिन। और चुनाव आयोग ने कराया है ना, जो चुनाव आयोग होता है आपको मतदान कराने वाला, उसका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ। उसी के कारण राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आता है 11 नवंबर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एजुकेशन डे। और ये जन्मदिन होता है किसका? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो जन्मदिन होता है अबुल कलाम आज़ाद जी का। अबुल कलाम आज़ाद, ये राष्ट्रपति नहीं है, ये अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आपने देखा होगा भोपाल में इनके नाम से एक राष्ट्रीय वो है मैनेट, जिनको बोलते हैं मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेट, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। और उनका जन्म दिवस पड़ता है 11 नवंबर को, इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर 1 जुलाई डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, पश्चिम बंगाल के डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय।
इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इसके बाद जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर जो है वो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। और ये जो जयंती है वो दो लोगों की जयंती पड़ती है। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और एक साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है और भारत सरकार इसको सेलिब्रेट करती है सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में। इसके बाद आएगा मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष भोपाल में। भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला वन्यजीव है कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व, या इसको कान्हा-किसली नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, है ना, कान्हा-किसली। और इसका जो यहाँ पर आपको पता हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके साथ साथ यहाँ पे दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वीर से हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा। और एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति, और ये जो आपका बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, वो है ब्रेडरी प्रजाति का। और जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो केवल और केवल पाया जाता है मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, और यही मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इस एक जो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का वो है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और ये एकमात्र पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मिलता है कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व में। और कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व में मिलने वाला ये, इसको ही घोषित किया गया है, ब्रेडरी प्रजाति के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाले बारहसिंगा को ही घोषित किया गया है वहाँ का शुभंकर। शुभंकर मतलब एक ऐसा चिन्ह या अपन उसको कहें, उसको प्रदर्शित करने वाला, जैसे आप देखते होंगे कुछ नेशनल गेम्स वगैरह होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से शुभंकर को बनाया जाता है जो कि प्रदर्शित करते हैं उस खेल के, पूरे खेल के दौरान उसके प्रचार में आपको देखने मिलता है। इसी तरह पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई नेशनल पार्क जो है उसने शुभंकर अपना जारी किया। वो नेशनल पार्क था कान्हा-किसली नेशनल पार्क, और यहाँ पर जो शुभंकर था वो कौन था, भूरसेन शुभंकर था। और ये भूरसेन कौन है, ये भूरसेन है बारहसिंगा। शुभंकर का नाम क्या है, भूरसेन। और ये शुभंकर कौन है, ब्रेडरी प्रजाति का एक बारहसिंगा है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। वर्तमान में इस जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसका एक और नाम है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट वाला जो सतना जिले का इलाका है, सतना जिले में चित्रकूट जो है वहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना शैवाल का जीवाश्म खोजा गया था 2017 में। अगला देखते हैं, बाणसागर बांध परियोजना। तो बाणसागर बांध परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, MP प्लस UP की संयुक्त परियोजना है। और ये कहाँ पर है, सोन नदी पर। सोन नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, सोन नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बाणसागर परियोजना।
अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM, और ये स्थित है भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला देखेंगे कड़कनाथ। तो कड़कनाथ जैसे कि आप जानते हैं, एक मुर्गे की जो सबसे अच्छी किस्म कही जाती है मुर्गे के मांस की, वो पाई जाती है झाबुआ में, और GI टैग भी मिला है इसको। और अभी कोविड के पहले महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ कड़कनाथ मुर्गों को अपने पास रखने का वो किया था, ऑर्डर दिया था। बाद में कोविड के कारण वो कैंसिल हो गया। फिर आगे भी बहुत पूरे विश्व में फेमस है झाबुआ का ये कड़कनाथ जो मांस होता है मुर्गे का, पूरे विश्व में फेमस है। अगला है जनधन योजना। तो जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। जनधन योजना क्या है? भारत में एक वित्तीय समावेशन के लिए जो प्रत्येक परिवार है भारत में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। तो जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, जो कि गोरसप्पा नाम से भी जाना जाता है। महानदी पे आपको पता होगा हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर। और चंबल नदी पर तो अपने मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है ना। बहुत सारे बांध हैं, जो गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पे आपको मिलेगा। बहुत सारी यहाँ पे आपको बांध। गंगा नदी फेमस है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फिर अपन। इसमें लिखा है भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन। तो भारत में निजीकरण किया गया पहला जो रेलवे स्टेशन है वो है हबीबगंज। और याद रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये भोपाल में ही स्थित है। ये भोपाल मेन रेलवे स्टेशन और प्लस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि हबीबगंज भोपाल में है, उसका नाम है। ठीक। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रस्ताव रखा गया था, वो सबसे पहले रखा गया था 30 दिसंबर 1993 में। इस प्रस्ताव पर अंतिम रूप से मोहर लगी थी 25 जनवरी 1994 में। और ये प्रस्ताव जो है मध्य प्रदेश में लागू हुआ 20 अगस्त 1994 को। तो याद रखिएगा ये डेट, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई। ठीक है, ये है 20 अगस्त 1994। और मध्य प्रदेश देश का MP जो है वो देश का फर्स्ट राज्य था जिसने कानूनी रूप से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था पहली बार। ठीक है, पूरे देश में कानूनी रूप से जब ये कानून बना, उसके बाद कानूनी रूप से लागू करने वाला पंचायती राज व्यवस्था को पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। अगला है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो रानी अहिल्याबाई होलकर जो है ये अपने इंदौर में होलकर वंश के शासन इन्होंने किया और लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास भी इन्होंने किया है ना। कुछ मंदिरों का निर्माण और उनका पुनरुद्धार भी रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। और इसमें हम अगर देखें तो इनकी राजधानी हुआ करती थी महेश्वर, जो कि आपको निमाड़ में मिलेगी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में महेश्वर। और महेश्वर अपने आप में नर्मदा नदी के तट के लिए जाना जाता है और साथ साथ जाना जाता है महेश्वरी साड़ियों के लिए। महेश्वरी साड़ी पूरे भारत में और दुनिया में काफ़ी अच्छा स्थान रखती हैं महेश्वरी साड़ियाँ। और महेश्वरी साड़ी को संरक्षित करने का काम किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो ये आप लोगों को पता होगा, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर या फिर दूधराज, ऐसी का नाम है शाहे बुलबुल या सुल्ताना बुलबुल। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब ताप विद्युत केंद्र, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल
जो कि कहा जाता है सिंगरौली में। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश की ऊर्जा कैपिटल सिंगरौली में मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बैतूल में, तो बैतूल में आपको मिलेगा सारणी ताप विद्युत केंद्र, सारणी ताप विद्युत केंद्र। और एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जनरली पेपर में नहीं पूछा गया अभी तक, मगर आप याद रखिएगा बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पर है? ये छतरपुर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है छतरपुर में। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एमपी का जो पहला मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। एमपी का, यहाँ पे एमपी का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। और इस केंद्र की ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया गया था, आपको पता होगा। ये है कहाँ पर? आपका नेपा नगर बुरहानपुर में। और अगर इससे आपको याद आ रहा हो तो नेपा नगर बुरहानपुर, नेपा नगर से अगर आपको याद आ रहा हो तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज़ बनाने की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है ना। और इसी अखबारी कागज़ बनाने की फैक्ट्री को बिजली सप्लाई करने के लिए बनाया गया था चांदनी ताप विद्युत केंद्र, है ना। और ये मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जल विद्युत केंद्र, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पे बनाया गया था? गांधी सागर डैम। ये गांधी सागर डैम, मंदसौर चंबल नदी, मध्य प्रदेश का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मंदसौर में है, ये गांधी सागर डैम चंबल नदी पर। ठीक है, अगला देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ पे अगर हम पहले देखें कि जनसंख्या घनत्व का, या भी एक एग्जाम में जनसंख्या घनत्व भी पूछ लिया गया, उसकी परिभाषा पूछ ली गई कि जनसंख्या घनत्व की भाई परिभाषा क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये कहलाता है जनघनत्व। मतलब अगर किसी शहर में 1 वर्ग किलोमीटर में जैसे उसकी टोटल आबादी है, उस टोटल आबादी में डिवाइड करेंगे उसकी टोटल जनसंख्या का, तो वो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ये हमारे पास आ जाएगा। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वही उस शहर का, उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अगर जो सबसे अधिक जनसंख्या, पहले सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, टॉप पर है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भोपाल में है। क्या कोई बता सकता है भोपाल में कितना है? 855। इसका मतलब ये है भोपाल में 855 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं ना। भोपाल में 855 लोग जो हैं वो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ मैं और फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर बात की जाए कि सबसे जो कम मध्य प्रदेश में है वो आपके दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? सही उत्तर डिंडौरी। सही उत्तर क्या है इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर है डिंडौरी। दूसरे नंबर पे श्योपुर है, तीसरे नंबर पे पन्ना है। ठीक है, तो सबसे कम जो अगर हम बात करते हैं वो मध्य प्रदेश में वो है डिंडौरी जिला। और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करते हैं तो वो है भोपाल। भोपाल में 855 है। और जो अगर हम डिंडौरी की बात करें तो डिंडौरी में आपको मिलेंगे 97।
ठीक है। ढिंडोरी की जो जनसंख्या घनत्व है वो ओनली 97 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक चीज, ठीक है, इसको फिर मैं और आगे क्लास में बताऊंगा। बहुत सारे फैक्ट बनती है अभी जनगणना से। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है वो अलीराजपुर में है। अलीराजपुर हाईएस्ट जनसंख्या प्रतिशत है एसटी की, शेड्यूल ट्राइब्स की। और ये पूरा अशिक्षित जिला भी है भारत का, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है यहाँ का, न्यूनतम शिक्षा दर वाला जिला है भारत का। और अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की सबसे कम संख्या मिलती है आपको भिंड में, न्यूनतम। मध्य प्रदेश में क्या है, न्यूनतम जनसंख्या है प्रतिशत है एसटी का आप भिंड में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो जैसे आपको पता होगा कि भारत में प्राचीन काल से ही भारत यूनानी या भारत ईरानी कई शासकों का संपर्क रहा है। वैसे ही हमारा जो विदिशा है, मध्य प्रदेश का जो विदिशा शहर है, एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर लंबे समय प्राचीन समय के कई सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं। वैसे उन्हीं साक्ष्यों में एक है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है ये 110 ईसा पूर्व में 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस नामक राजदूत था। ये हेलियोडोरस जो राजदूत था किसका, ये अब चूंकि ये बहुत कॉमन प्रश्न हो चुका है तो इससे थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हेलियोडोरस जो है वो राजदूत था किसका, एक यूनानी शासक थे। यूनानी शासक का नाम था अंतलिखित। इसको हिंदी नाम कर दिया गया असल में, नहीं तो इसका एंटियोसाइडिस होता है अंतलिखित। तो आपको याद रखना है हेलियोडोरस किसका राजदूत था, यूनानी शासक अंतलिखित का, जो भारत में या विदिशा में किसके शासनकाल में आया था, शुंग वंश के शासनकाल में। और शुंग वंश के शासनकाल में उस समय शासक कौन था, भागभद्र का शुंग वंश का शासन था। और अंतलिखित के शासनकाल में ये हेलियोडोरस विदिशा में आया था। 110 ईसा पूर्व में इसने विदिशा में हेलियोडोरस के स्तंभ की स्थापना की थी। और ये जो हेलियोडोरस है इसमें भगवान विष्णु वासुदेव जो होते हैं उनके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, इसलिए ये भगवान विष्णु से संबंध है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस धर्म का है तो धर्म याद रखना वैष्णव, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य था, ये था आनंद विभाग। चलिए इसको फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चन। आनंद विभाग। T20 विश्व कप विजेता, तो आपको ये पता होगा T20 की वर्तमान विजेता जो है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड जो है विजेता है। पाकिस्तान जो है वो उप विजेता है। पाकिस्तान क्या है, उप विजेता, ठीक है। भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गया था तो आगे नहीं बढ़ पाया और इंग्लैंड जो है इस बार का विजेता रहा और उप विजेता रहा पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। और आपको पता हो कि जो T20 का जो वर्ल्ड कप है ये अभी इसका जो नंबर था वो किस नंबर का था, तो ये था 8वां T20 वर्ल्ड कप, 8वां T20 वर्ल्ड कप। और ये कहाँ आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और आपको ये बता दूं कि ये होना था 2020 में, परंतु कोविड-19 के कारण ये डिले हुआ। फिर 2021 में प्लान बना ये भारत में आयोजित होगा। फिर उसके बाद बना कि ओमान और कतर में होगा। ओमान में आयोजित करने की, सऊदी में आयोजित करने की बात हुई, परंतु अंतिम रूप से मोहर लगी ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। यहाँ पर आयोजित नहीं हुआ। भारत में होने की भी संभावना थी इसकी, परंतु ये नहीं आयोजित हुआ। तो T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण था जिसे कि इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे सैम क्योरन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। सैम क्योरन
ये कि जो कौन है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा रन बनाए किसने, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं बानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के हैं। बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन, जैसे कि आपको पता है वर्तमान में फीफा विश्व कप 2022 चल रहा है और इसको आयोजित कर रहा है कतर की कैपिटल है दोहा। और ये अपने आप में कतर जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। और जिस तरीके से ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ अपने आप को लगातार, ये पश्चिमी एशिया का देश है और लगातार जो कतर या सऊदी अरब है या जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, वो लगातार अपने आप को नई दिशा में ला रहे हैं और टूरिज़्म के लिए और अन्य तरह की अपनी जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए, मतलब अपना जो मूल उनका वो है ऑयल एक्सपोर्टिंग, उसको कहीं ना कहीं वो क्योंकि सीमित है तो वो चाह रहे हैं कि ये हम इस पे आश्रित ना रहें। तो दुबई जैसी सीख अलग अलग जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ले रही हैं, उसी कदम पर कतर भी है और कैपिटल है कतर की दोहा, और यहाँ पर आयोजित हो रहा है फीफा विश्व कप। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है इनपुट डिवाइस क्या क्या मतलब है, जिससे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। कोई भी डेटा, जैसे हमें कोई भी डेटा एंटर कराना है कंप्यूटर के अंदर, तो वो किसकी सहायता से किया जाएगा, इनपुट डिवाइस की। जैसे हम कीबोर्ड पे बटन दबाएंगे तो बटन से क्या हो, कीबोर्ड पे बटन दबाने से क्या हो रहा है, डेटा अंदर जा रहा है ना। हम मोबाइल के टच स्क्रीन पर टच करेंगे तो क्या हो रहा है, डेटा अंदर जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने के लिए डेटा पहुंच रहा है। हम जॉयस्टिक का बटन दबाएंगे गेम खेलने के लिए तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन या डेटा जा रहा है। तो वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर में अपने डेटा को पहुँचाने के लिए काम आती है, जैसे कि आप बात करें स्कैनर का, है ना, या आप बात करें कैमरे का, तो डिजिटल कैमरा में जो दो प्रकार हो सकते हैं, वो इनपुट आउटपुट दोनों हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोटो ले रहा है तो वो आपका इनपुट है, और जब फोटो उसमें इसकी स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो आउटपुट भी है। तो सीधा सा इसका मतलब होता है कि वो डिवाइस है जो आपको डेटा को कंप्यूटर में के अंदर डालने के लिए काम आती हैं, वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। और जो हमें प्राप्त हो, जैसे मॉनिटर, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो मॉनिटर पे दिख रहा है तो क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है सॉरी। और जैसे हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मगर एक लेवल और बढ़ गया है क्वेश्चन पूछने का, पॉइंटिंग। तो जैसे कि हम माउस की बात करें, माउस एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कीबोर्ड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जबकि जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये नॉर्मल इनपुट डिवाइस है जो कि गेम में इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जंगल सत्याग्रह। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पर कई सारे आंदोलन हुए, जिनमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो है कई सत्याग्रह हुए। और मध्य प्रदेश में होने वाले सत्याग्रह में जंगल सत्याग्रह जो था वो काफ़ी अहम योगदान रखता है। जो मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ जबलपुर, और ये सन था कौन सा, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1930 भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जो है वो भरमार थी और बहुत सारे आंदोलन लगातार पैरेलल में एक के बाद एक चल रहे थे। अगला है, ये हो चुका, फीफा वर्ल्ड कप रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, और न्यूनतम वर्षा वाला है भिंड। याद रखिएगा, सबसे कम बारिश होती है भिंड में और सर्वाधिक बारिश होती है पचमढ़ी में। अगला है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है, तो इसको याद रखिएगा। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है,
बैडमिंटन से है, जिनने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म होता है, ये काफ़ी चर्चा में रहा जब आपने देखा होगा कि जब आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें नाटो की भूमिका है ना। तो नाटो क्या है? असल में नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो, जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना रहा हूँ, जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना, यहाँ पे ये यूरोप, यहीं से लगा हुआ एशिया है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका अफ्रीका। और एकदम एग्जैक्ट नहीं बना, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये एशिया और ये भारत वाला हिस्सा, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया है, ये अलग अलग। तो ये जो इलाका है बीच का, ये यहाँ पे बहता है आपका अटलांटिक महासागर। यहाँ ये कौन है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक, और दक्षिणी हिस्सा जो है इसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो उत्तरी अटलांटिक की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ यहीं पर आपको मिलेगा यूएसए, यहीं पे आपको मिलेगा कनाडा, मैक्सिको, समृद्ध देश या हाईली जो इकोनॉमी है उनकी, वो देश मिलेंगे। और इस तरफ आपको मिलेगा यूरोप महाद्वीप, जो कि विकसित महाद्वीप है, और यहाँ पे जो है व्यापार और धन की कोई कमी नहीं है। तो ये जो मार्ग होता है समुद्री मार्ग, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यस्ततम और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। और इसी मार्ग पे आने वाले जो उत्तरी अटलांटिक जो क्षेत्र है, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों को के देशों ने मिलकर नाटो नाम का संगठन का गठन किया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देश जो हैं, जैसे हम आप बात करते हैं रशिया की, है ना, रशिया की, या फिर जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन लगातार यूक्रेन का कहना है कि उसे शामिल किया जाए नाटो में, क्योंकि नाटो की अपनी एक सेना है और नाटो का अपना पूरा सिस्टम है, जो कि वो अपने सहयोगी जो उसके जो देश हैं, 30 जो देश हैं इसके संगठन में, वो उनका पक्ष लेता है अलग अलग मुद्दों पर आवश्यकता पड़ने पर। और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। और नाटो की एक और आप याद रखिएगा चीज़, 4 अप्रैल 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसको गलती से भी नहीं छोड़ के जाइएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो, ठीक है। वो इसका जो हेडक्वार्टर वो है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और इसका नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र, उनका एक समूह है देशों का, और ये उनके संगठन बनाकर अपने तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए काम करता है। और ये अभी बहुत ज़्यादा इस पर विवाद हुआ, तो इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अगला देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर है ऊर्जा मंत्री। भूपेंद्र सिंह है नगरीय प्रशासन मंत्री। तुलसी सिलावट है जल संसाधन मंत्री। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे, ठीक है। और अगर हम बात करें कुंजीलाल दुबे क्या थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। और हम बात करें पट्टाभी सीतारामैया की, तो ये फर्स्ट गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर थे। और रविशंकर शुक्ल जो थे वो फर्स्ट सीएम थे मध्य प्रदेश के। और गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष थे भारत के, फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो याद रखिएगा,
प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ में दिया जाता है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। लता मंगेशकर सम्मान 1984 से दिया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और द्रोणाचार्य सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती, ये देती है भारत सरकार। कोच के लिए जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उसको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसी उसमें मध्य प्रदेश सरकार का एक पुरस्कार है, वो है विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि कोचों को दिया जाता है। ये है एमपी का कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार। ठीक है ना, विश्वामित्र पुरस्कार। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। आगे की क्लासों में भी मैं इसमें बात करूँगा। थैंक यू।